आज का टॉपिक है हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। सो बेसिकली इसमें दो टॉपिक्स है बेटा। वन इज केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे गैस क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। देन वहां से हमको पढ़ना है आइडियल गैस इक्वेशन, देन आइडियल गैस इक्वेशन से आगे अगर हम लोग चलेंगे, सो वी नीड टू लर्न अबाउट प्रेशर ऑफ अ गैस। फिर हमको पढ़ना है एनर्जी ऑफ अ गैस, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विपराइजेशन ऑफ एनर्जी, एंड Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये सब रिलेशंस हमको पढ़ने हैं केटीजी के अंदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर कॉल्ड काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। सो बेटा सबसे पहले हमको समझना होगा स्ट्रक्चर ऑफ योर गैस। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो गैसियस मॉलिक्यूल्स आर spherical in shape, spherical in shape. They are tiny and can be compressed in a chamber. ओके, इसको कंप्रेस किया जा सकता है एक चैम्बर के अंदर। When these molecules are compressed, they can collide with each other as well as walls of the container. Walls of the container. तो जब इनको प्रेशराइज किया जाएगा तो एक दूसरे के साथ तो टकराएंगे, लेकिन वो स्प्रेड होने की कोशिश करेंगे, तो वॉल के साथ भी ये टकराते हैं। ओके, सो कुछ लॉज है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इज बॉयल्स लॉ। सो बॉयल्स लॉ ये बताता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टी, एट कांस्टेंट टी। फिर एक हमारे पास है चार्ल्स लॉ। क्या है चार्ल्स लॉ? V is directly proportional to volume of a given mass of a gas is directly proportional to at constant pressure। और एक लास्ट हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज अ गैलुसेक लॉ। याद है किसी को? गैलुसेक लॉ क्या बताता है? गैलुसेक लॉ क्या है? गैलुसेक लॉ हमारे पास, सॉरी, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो हमारे पास तीन अलग अलग लॉज है, जिसमें पहला हमारे पास है वो है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और तीसरा हमारे पास है गैलुसेक लॉ। कंबाइनिंग ऑल दिस थ्री लॉज, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, हाँ, तो कंबाइनिंग दिस थ्री इक्वेशंस हमको मिलेगा PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ओके ओके, कंसिडरिंग n मोल्स ऑफ गैस। कितना गैस? कंसिडरिंग n मोल ऑफ गैस, आपका जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा NT। कितना हो जाएगा? NT। एंड
On by solving this, we will get PV is equal to 1 constant and T. So PV is equal to, this constant is called as a gas constant, okay, where this is called as universal gas constant. And इसका वैल्यू कितना होता है बेटा, if anyone knows? How much? What is the unit? यूनिट कितना होता है? 8.314 तो वैल्यू हमको बता दिया, बट व्हाट शुड बी इट्स यूनिट? जूल पर मोल पर केल्विन, और उस जगह पे इसको जूल मोल इनवर्स ऐसा लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका आइडियल गैस इक्वेशन का वैल्यू। दिस इज नथिंग बट योर, दिस रिलेशन इज आल्सो कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन, ओके, कॉल्ड एज। अच्छा, जिसके अंदर हम लोगों ने भी n के बारे में पढ़ा है। ये n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो अगर हम लोग इसको r को अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो दैट इज इक्वल टू Na/Kb। Na, दिस इज एवोगैड्रो नंबर एंड दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये एक्चुअली r का जो वैल्यू होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, और यू कैन से द प्रोडक्ट ऑफ एवोगैड्रो नंबर एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये हमेशा दोनों कांस्टेंट होने की वजह से ये वैल्यू आपका कांस्टेंट मिलता है। इसके लिए ये वैल्यू कैसा मिलता है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है। नाउ जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, ये जो मॉलिक्यूल है वो स्फेरिकल इन शेप है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वो फ्री टू मूव करेगा। मान लेते हैं ये सारे के सारे एक चैम्बर में है, या फिर किसी एक ऐसी जगह पर है जहां पर ये एक दूसरे के साथ कोलाइड हो सकते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर ये इससे टकराएगा, जब तक नहीं टकराएगा तब तक वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। फिर टकराने के बाद ये शायद इधर जाएगा, ये 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 हो सकता है इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और लाइक दिस। तो ये जो भी आप लोगों को दिख रहा है एक सिमेट्री, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज फ्री पाथ। फ्री पाथ क्या होता है? द पाथ कवर्ड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल्स, ओके, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, ओके। जब तक इनका कोलिजन नहीं होता है तब तक वो स्ट्रेट लाइन परफॉर्म करते हैं, दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। But once they had a collision, they change their path and direction, and then again they move to the straight line. जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पर गया, तो मान लो ये था आपके लिए था λ1, ये था λ2, ये था λ3, ये था λ4। तो ये अलग अलग पाथ है। दिस ऑल आर कॉल्ड एज अ फ्री पाथ। तो अगर ये सब पाथ का मुझे मीन निकालना है तो दैट इज कॉल्ड एज अ मीन फ्री पाथ। What is mean free path? Simple. देखो, मीन मतलब अरिथमेटिक मीन, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4, या प्लस जितने भी पाथ रहेंगे डिवाइड बाय n नंबर ऑफ पाथ, दैट इज इक्वल टू मीन फ्री पाथ। क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ, ठीक है। अब हर पाथ के दौरान उसने कुछ वेलोसिटी से मूव किया होगा। समझ लो ये C1 था, ये C2 था, ये C3 था, ये C4 था, ओके। तो इसको बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। तो अगर मैं इसको बोलूंगा मीन वेलोसिटी, मुझे अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4
अपॉन एन, तो ये मुझे क्या मिलेगा, मीन वेलोसिटी। ओके, दूसरा एक होता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या होता है, मतलब ये जो वेलोसिटी हम लोग ढूंढ रहे हैं उसका भी मीन निकालेंगे, दैट मीन्स ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कैसे बनेगा, मीन मीन का स्क्वायर करना है, मतलब हर जगह पर ये स्क्वायर पोजीशन पर हो, तो दिस इज कॉल्ड एज अ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इजी है, the arithmetic mean of square of all the velocities covered by the gaseous molecule during mean free path is called as a mean square velocity। एक होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलेंगे CRMS। सो CRMS इसका मतलब क्या बेटा, जो लिखा है उसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दो। So this is called as a root mean square velocity। इसी है, क्या बोलेंगे, root mean square velocity। So this is called as a root mean square velocity। चलो, कोई पूछेगा लैम्डा को ढूंढ सकते हैं क्या, यस लैम्डा को भी ढूंढ सकते हैं। सो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा, टेक्निकल वैल्यू जो लैम्डा का है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन, अच्छा यहां पर लिखते हैं somewhere, then I will shift it to here। Lambda is equal to 1 upon root 2 pi d square। D is a diameter of a spherical shape। D is a divided by number of molecules per unit volume। तो ये वैल्यू है हमारे पास फ्री पाथ का। सो इस तरीके से आप फ्री पाथ को कैलकुलेट कर सकते हो। एन सभी को मालूम है, वी वॉल्यूम है, डी डायमीटर है किसका, ये स्फेरिकल शेप का, ठीक है। और कौन से कंटेनर में है, वो कंटेनर के शेप के हिसाब से आपको कंटेनर का क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। तो यहां से आपको मिल जाएगा मीन फ्री पाथ, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नाउ एज डिस्कस कि जब कभी भी ये मॉलिक्यूल्स, जब कभी भी ये मॉलिक्यूल्स जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने दो एक्सेस लिया हुआ है और एक हमारे पास मॉलिक्यूल है विच इज मूविंग टूवर्ड्स, देखो ये 3 डायमेंशनली मूव करेगा, लाइक दिस। मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। तो इसका जो वेलोसिटी होगा ये वी एक्स होगा, अगर ये वाला जेड एक्सिस है तो ये वी जेड होगा और ये वी वाई। मान लो कि इसका जो लेंथ है बेटा वो एल है, कंसिडरिंग कि देयर वर नो कोलिजन इन बिटवीन while moving from wall, ये है वॉल ए और ये है वॉल बी। तो वॉल ए से बी तक वो जा रहा है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल शिफ्ट होगा इधर
फिर टकराएगा, कोलिजन होने के बाद वो वापस आएगा। सो इसका क्या चेंज होगा? देयर विल बी अ चेंज इन मोमेंटम और दैट इज इक्वल टू कितना चेंज होगा? तो देखो पहले वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से आ रहा है तो माइनस एम आप बोल सकते हो यू एक्स है वो, जिसमें आप यू एक्स को क्या बता सकते हो कि वो है स्पीड। क्या है? स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, बरोबर। आपके टेक्स्ट बुक में इसको v भी लिया हुआ है तो आप इसको vx भी लिख सकते हो। एम वी एक्स वापस आ रहा है तो माइनस एम वी एक्स। कितना मोमेंटम था उतना बाउंस बैक हुआ, तो टोटल कितना हो गया मोमेंटम? अच्छा, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जितना मोमेंटम लॉस होगा उतना ही मोमेंटम कंजर्व होगा। सो कंजर्व्ड मोमेंटम कितना होगा? प्लस 2mvx, करेक्ट। कंजर्व्ड मोमेंटम कितना हो जाएगा? ओके। ऑल्सो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड हमारे पास था vx, डिस्टेंस हमारे पास था 12, टाइम था t, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन vx। तो ये मेरे पास टाइम पीरियड का भी एक इक्वेशन मिला हुआ है, ये था 2 और ये है 3, करेक्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ? The rate of change of angular moment, the rate of change of linear momentum is directly proportional to applied unbalanced force. Okay, so by Newton's second law, the force is given by rate of change of linear momentum, करेक्ट। तो हमारे पास मोमेंटम कितना चेंज हुआ है? जितना कंजर्व हुआ है, करेक्ट। सो हमारे पास फोर्स का वैल्यू मिल गया है बेटा 2mvx अपॉन t, करेक्ट। रेट मतलब मोमेंटम डिवाइडेड बाय, और ये वैल्यू हमारे पास है 2mvx अपॉन ये वैल्यू हमारे पास है 12 अपॉन vx। सो आप देखेंगे 2 कट गया, सो f फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस है ये। सो हमारे पास ये मिला हुआ है m बाय l vx स्क्वायर। तो ये हमको मिला हुआ है, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स acting on a gaseous molecule in a compressed chamber, okay, which is colliding from one wall to another wall without collision with the gaseous molecule। ये उसी का बात करें जो सिर्फ वॉल टू वॉल कोलिजन हो रहा है, करेक्ट। तो ये हमको कितना मिल गया वैल्यू? mvx स्क्वायर अपॉन l। चलो, अगर मुझे यही चीज को ढूंढना होगा इन टर्म्स ऑफ बहुत सारे, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल था, ओके, इफ many molecules are following same thing, ठीक है, तो ये समझ लो। तो आपका ये कितना हो जाएगा? fx1 इज इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन l vx1 स्क्वायर, fx2 दूसरा मॉलिक्यूल आया, उसका भी फोर्स कितना होगा? m बाय l x2 स्क्वायर एंड सो ऑन होगा। तो हम लोग क्या ढूंढेंगे? टोटल फोर्स। क्या ढूंढेंगे? टोटल फोर्स। सो F इज इक्वल टू ये सबका टोटल, यानी कि m अपॉन l कॉमन हो जाएगा, अंदर आपको बचने वाला है
Vx1 square, Vx2 square, Vx3 square and Vxn square. करेक्ट? तो ये हमको क्या मिल गया है? फोर्स. क्या मिल गया है? So this is an expression for force exerted on the gaseous molecules in a compressed chamber. In a compressed chamber. Now हम लोगों को हमारे पास फोर्स अवेलेबल है and now using this force we are going to calculate the pressure. क्या ढूंढेंगे? Pressure. चलो. So therefore pressure is equal to एवरेज फोर्स जो ऊपर हम लोगों को मिला हुआ है. मार्किंग दिस इक्वेशन एज 4 5 पर यूनिट एरिया और ये हमारे पास है 6. सो P इज इक्वल टू हो जाएगा M/L. ये हो जाएगा Vx1 स्क्वायर Vx2 स्क्वायर ठीक है अपॉन एरिया एरिया. चलो ये बताओ, देखो ये L है तो ये भी तो L है, तो ये स्क्वायर बॉडी है तो ये कितना हो जाएगा? सो प्रेशर ऑफ एक्स एक्सिस मिल गया आपको. Correct? So I am marking this equation as equation number 7. देखो ये इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में. इक्वेशन ये हो गया 7. तो बेटा जैसा एक्स एक्सिस का होगा, समझो मॉलिक्यूल अभी y टू y चल रहा है, समझ पा रहे कि ऊपर से नीचे, तो प्रेशर ऑफ y भी कितना मिलेगा? ऐसा ही मिलेगा ना. Vy2 स्क्वायर Vyn स्क्वायर ठीक है. अच्छा z का कितना मिलेगा? Vzn स्क्वायर मिलेगा. तो ये 8 और ये हमको मिल जाएगा 9. नाउ हमारे पास जो इक्वेशन अभी अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन चलो नाउ नेट प्रेशर P okay is equal to P1 plus P2 plus अपॉन 3. नेट प्रेशर कितना हो जाएगा? सो P इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/3 कॉमन, M/L³ भी कॉमन. करेक्ट. अंदर क्या बचेगा? अंदर बचने वाला है Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर Vxn स्क्वायर प्लस Vy1 स्क्वायर Vy2 स्क्वायर Vyn स्क्वायर और बचने वाला है Vz1 स्क्वायर से लेके Vzn स्क्वायर. करेक्ट. तो ये नथिंग बट व्हाट? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. क्या है ये? यहां पर आ जाओ, ये है वैल्यू. तो ये वैल्यू है C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस
यही है ना, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर आर एम एस, कितना हो जाएगा, सो P इज इक्वल टू 1/3 m अपॉन l क्यूब n सी स्क्वायर आर एम एस। तो मास मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास n से, ओके, और ये सब जगह पर स्मॉल m है तो ये भी स्मॉल m होगा, ओके, और अभी ये n मल्टीप्लाई विथ m दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल M, सो P इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M L क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज नथिंग बट द वॉल्यूम, और ये कितना हो गया, सी स्क्वायर आर एम एस। So this is the expression for pressure exerted by the gaseous molecule in a gas chamber. Okay, 1/3 m upon v c square RMS. आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इसको v स्क्वायर RMS भी लिखा जाता है या v RMS भी लिखते हैं उसको, ठीक है। सो ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ, ये जो भी वैल्यू है उसका, ये उसका बार में लिखेंगे, कैसे लिखते हैं इसको, बार में लिखा जाता है लाइक दिस। तो हमारे पास ये वैल्यू मिल गया है, करेक्ट। नाउ एज यू नो दैट पीवी इज इक्वल टू कितना होता है, P इज इक्वल टू आपको मिला है 1/3 mv RMS। अभी आपको मालूम है पीवी इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 mv, ये वॉल्यूम है, इसके लिए मैंने इसको C लिखा हुआ है। चलो, तो ये कितना हो जाएगा 3RT V by M is equal to C square RMS. So C RMS is equal to square root of 3R V by M into T। सी देखो, अगर आप लोगों का गैस एक ही है तो उसका वॉल्यूम और मास कांस्टेंट होने वाला है, इसके लिए सी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी। ओके, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है फॉर 2 मार्क्स, तो आप इसको डिराइव कर सकते हैं। ओके, शो दैट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ अ टेम्परेचर। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस अप टू 3 मार्क्स टू 4 मार्क्स। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये है आप लोगों का काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज रिलेटेड टू योर प्रेशर इक्वेशन, ठीक है, रिलेटेड टू योर प्रेशर इक्वेशन। नाउ प्रेशर इक्वेशन के बाद अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग अलग अलग फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो, जैसे कि कोई बोलेगा काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो देखो प्रेशर आपके पास अवेलेबल है 1/3 m, ये है v c स्क्वायर RMS, ठीक है। तो ये 3pv कर देते हैं, चलेगा, दैट इज इक्वल टू m c स्क्वायर RMS, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूं मैं, या फिर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, समझा। तो ये हो गया है 3/2 PV और ये हो गया है 1/2 M। आप ध्यान से देखो, ये हाफ mv स्क्वायर इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 PV और PV is equal to RT, so 3/2 RT. So this is also the equation for kinetic energy of a particle, sorry, of a gaseous molecule. फिर आप इसमें भी काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर नंबर, ऐसा आप डिवाइड करके ढूंढ सकते हो। मेक सेंस? ऐसा बहुत सारा न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर एवोगैड्रो नंबर, उसके लिए आपको डिवाइड करना रहेगा दोनों साइड में एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद हमारे पास है
वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ इक्विपोलाइजेशन ऑफ एनर्जी और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन मींस व्हाट, हर एक एक्सिस के ऊपर इसका जो एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। दैट मींस कि अगर हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस तो भी उतना होगा। हाफ एम वी वाई स्क्वायर के बारे में भी बात करेंगे तो भी एनर्जी उतना ही होगा। और जेड एक्सिस के बारे में भी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ओके। और ये एनर्जी हमेशा इक्वल होता है एंड दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू हाफ। और इसको सॉल्व करने पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर मिलेगा। सो ये आपका एनर्जी होता है। कितना होगा एनर्जी, हाफ केबीटी। मतलब ये जो एनर्जी मिला हुआ है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। ऐसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहेगा। That is called as a law of equipartition of energy. Okay? Next हमारे पास है सबसे important topic that is degree of freedom। तो बेटा ये सिंपल है, किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिसाइडेड। आई रिपीट, किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अ। जैसे कि मैं बात करूंगा डंबल, तो डंबल आप लोग ने देखा होगा, तो डंबल में एक इधर होता है एक इधर होता है। सो लाइक दैट वो उस हिसाब से, जैसे मोनो एटॉमिक एलिमेंट हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, डाई एटॉमिक जिसमें 2 एटम लगे हुए हैं, टेट्रा एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, तो अलग अलग के लिए अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हमारे पास अवेलेबल है। तो चलो सबसे पहले हम लोगों को समझना है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कौन सा, सबसे पहले देख लेते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जैसा कि यहां पर लिखा है, कितने एटम्स होने वाले हैं यहां पर, चलो 2D बनाते हैं। चलो, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ पर 2 एटम्स हैं, यानी कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। सो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास आ सकते हैं O2 N2 लाइक दैट, राइट। O2 2 ऑक्सीजन है, N2 में 2 नाइट्रोजन है, लाइक दैट। सो यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितने यहाँ पर डिग्रीज अवेलेबल है। तो जैसे कि ये मूव होने के लिए यूज हो सकता है। सो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जनरली 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं, DOF। कितने, एक्स वाई जेड, 3 ट्रांसलेशनल, मतलब उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का काइनेटिक एनर्जी मैटर करता है। और 2 उसके पास होते हैं रोटेशनल। कितने होते हैं, 2 रोटेशनल, ओके। सो ये हमारे पास हो गया है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्या हो गया है,
तो जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया वैसा ही एनर्जीज होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल, अगर रोटेशनल डायनेमिक्स के हिसाब से चलेंगे तो रोटेशनल डायनेमिक्स के हिसाब से डिग्रीज ऑफ रोटेशनल डिग्रीज है दैट इज इक्वल टू एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ओमेगा है वो क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या है। तो अगर वो एक्स पे लाइज कर रहा है तो वो जेड पर और ये वाई पर लोकेट करेगा। फिर से एक बार, अगर वो एक्स पर होगा, ठीक है, तो वो वाई और जेड पे लोकेट हो सकता है। तो ये देखो एनर्जी कितना होता है, एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इफ यू रिमेम्बर कितना होता है, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास है वैल्यू। तो ये मिल गया हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्या मिल गया है। चलो अभी हम लोग आगे चलेंगे, अगर वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ भी सकता है। समझ लो कि वो पॉली है, पॉली एटॉमिक है। पॉली मतलब बहुत सारे शेप हो सकता है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, वैसे बहुत सारे अगर हो जाएंगे तो उसमें एक और डिग्री ऐड हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे वाइब्रेशनल डिग्री। क्या बोलेंगे, मतलब उसके अंदर ट्रांसलेशनल होगा, रोटेशनल होगा और कौन सा होगा, यस। तो उसके लिए जब एनर्जी हम लोग ढूंढेंगे तो ये ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और एक और हो जाएगा दैट इज वाइब्रेशनल एनर्जी। क्या हो जाएगा, वाइब्रेशनल एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ अ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस, गिवन मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन। किसी भी ऑब्जेक्ट का या सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगेगा वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। टेक्निकली बात करेंगे तो ये होता है dq बाय dt। कितना होता है, या अगर जनरल इसमें ऐसा भी लिखा जाता है दैट इज इक्वल टू c, यानी कि dq इज इक्वल टू c dt। और वॉल्यूम पर बात करेंगे तो ये cv, और ये dq ही होता है, वो टेक्निकली इक्वल टू e होता है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स जब तक कोई वर्क डन नहीं हुआ है तब तक एनर्जी इतना रहेगा। सपोज कोई वर्क डन हो गया, समझ लो ये था dq, तो ये नया dq डैश बनेगा दैट इज इक्वल्स टू, बरोबर, दैट इज इक्वल टू, एक तो एनर्जी बना प्लस वर्क डन हुआ और ये प्रेशर पर हुआ, तो ये cp dt कितना हो गया। नाउ dq का वैल्यू हमारे पास है, या इसको आप de भी बोल सकते हो। ओके, सो dq डैश दैट इज इक्वल टू d का वैल्यू है cv dt, वर्क डन दैट इज इक्वल टू p dv, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज वर्क डन दैट इज इक्वल टू हाउ मच, cp dt। तो ये dq डैश है, उसका वैल्यू कितना है, cp dt है। तो ये इक्वेशन आपका हो गया है cv dt प्लस p dv दैट इज इक्वल टू cp dt। चलो p dv को रहने देते हैं, यहां पर cp माइनस cv dt हो जाएगा, उस तरफ ले जाएंगे तो। अब pv इज इक्वल टू nRT होता है फॉर 1 मोल ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू RT, cp माइनस cv dt। अगर टाइम का जो टेम्परेचर का स्पेन छोटा होगा तो यहाँ पर भी स्पेन छोटा हो जाएगा, सो dt dt उड़ गया। ओके, सो cp माइनस cv इज इक्वल टू r, मिल गया। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज अ मेयर रिलेशन। क्या बोला जाता है,
मेजर रिलेशन और मेजर्स रिलेशन। तो ये मेयर्स रिलेशन को आप किसी भी डायटोमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ऑल्सो गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv। ये रेशियो भी आप ढूंढ सकते हो गामा का वैल्यू। ओके, अगर बात करेंगे मोनोएटॉमिक गैस के बारे में, मोनोएटॉमिक गैस के बारे में, तो जो एनर्जी होता है वो होता है 3/2 NaKBT। ठीक है, एनर्जी का वैल्यू कितना होता है? 3/2 NaKBT। मतलब ये 3/2 RT होगा। कितना होगा? मतलब आप लोगों को जो Cp मिला हुआ है, ठीक है, वो कितना मिला हुआ है? Cp मिला हुआ आपको 3/2 RT। कितना मिला? अच्छा, तो हमारे पास फॉर्मूला है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो Cp इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस Cv। सो R प्लस 3/2 RT। और ये E/T को ही तो हम लोग C बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारे लिए R। अगर T को नीचे लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहां से ऐसा देखो 3/, E/T। ओके, दैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 3/2 NaKB। NaKB यानी कि हो जाएगा 3/2 R। ओके, तो हमारे पास वैल्यू मिल गया हुआ है 3/2 R। सॉल्व करो, Cp कितना मिल जाएगा आपको? तो ये Cv हमारे पास है और हमको ढूंढना क्या है? Cp, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम लोगों को ढूंढना है। तो Cv हमारे पास है 3/2 R। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। सो Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv। सो Cp इज इक्वल टू R प्लस 3/2 R। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो तो 2 + 3 5। सो 5/2 R मिलेगा। Cp मिल गया, ठीक है, मिल गया। अगर वो पूछेगा गामा ढूंढना है इसके अंदर, दैट इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv। तो Cp है 5/3 मिलेगा। 1/2 R 1/2 R कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमको मिल गया है मोनो एटॉमिक गैस के बारे में। क्या मिल गया है? मोनो एटॉमिक गैस। अगर पूछेगा कि वो डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस, तो सिंपल देखो, मोनो के अंदर 3 से शुरू होता है तो डाई के अंदर 5 से शुरू होता है। तो एनर्जी जो होता है वो होता है 5/2 NaKBT। यानी कि E/T यहां से आपको मिलने वाला है, तो 5/2 NaKB मिलेगा। यानी कि वो 5/2 R मिलने वाला है। कितना मिलेगा? 5/2 R हमारे पास वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि हमको Cv मिल गया है 5/2 R। तो यहां से हम लोग Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R करेंगे तो आपको Cp मिल जाएगा 7/2 R। देखो, ये 3 था तो 5 मिला, 5 है तो 7 मिलेगा। अच्छा, कोई बोलेगा इसका एडियाबेटिक कांस्टेंट कितना होगा? तो Cp अपॉन Cv कर दो। Cp हमारे पास है 7/2 और ये है 5/5, तो 7/5 मिलेगा। तो ये हो गया आपका specific heat capacity at constant volume, specific heat capacity at constant pressure and adiabatic constant of a monoatomic gas, diatomic gas। अगर वो पॉली हो जाएगा तो उसमें F फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएगा। तो उसमें F वाला जो डिग्री है वो ऐड हो जाएगा। तो उस केस में भी आप इसमें वैल्यू ढूंढ सकते हो। अगर वो पॉली होगा, पॉली एटॉमिक, तो आई थिंक आपका जो Cv मिलेगा आपको मिलेगा 3 + F। कितना मिलेगा? 3 + F, यानी कि 3 + F R। तो Cp कितना हो जाएगा? Cp इज इक्वल टू
Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर होता है, तो Cv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके लेवल से, बताओ। Cv आपके पास है तो दैट इज इक्वल टू Cv प्लस आर, तो 3 प्लस एफ है, तो नीचे आपको कितने मिलने वाला है 4 प्लस एफ, यानी कि 3 प्लस एफ आर प्लस आर, ये देखो 1 आर और ये 3 प्लस, तो टोटल कितना मिलेगा 4। अच्छा गामा ढूंढना है तो Cp अपॉन Cv यानी कि 4 प्लस एफ, इससे आपको क्या मिल जाएगा एडियाबेटिक कांस्टेंट, क्या मिलेगा व्हाट इज एडियाबेटिक कांस्टेंट, तो एडियाबेटिक कांस्टेंट उसी सिस्टम में होता है अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स जिसके अंदर देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ हीट, क्या होता है जब एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगा तो गामा होगा ही नहीं, करेक्ट। सो दिस इज अबाउट योर डायटोमिक, मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। नाउ दिस इज अबाउट योर KTGN, ओके। अभी हमको स्टार्ट करना है रेडिएशन, ओके। सो रेडिएशन के अंदर सबसे पहले सिंपल समझ लो, रेडिएशन को समझना है तो कैसे समझेंगे। सो जब किसी भी बॉडी के ऊपर रेडिएशन होता है, समझ लो ये एक बॉडी है जिसके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, ओके, ये रेडिएशन है, ओके। तो उस बॉडी के ऊपर सबसे पहले वो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा, फर्स्ट क्या होगा एब्जॉर्ब, ओके। देन वो उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा, दैट इज सेकंड क्या होने वाला है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्टेड एनर्जी किसी और में फिर क्या होगा थर्ड, ओके। तो एब्जॉर्ब कितना करेंगे जितना मेरा खाने का कैपेसिटी है, माय पावर ऑफ कंजम्पशन विल बी डिफरेंट, योर पावर ऑफ कंजम्पशन विल बी डिफरेंट। तो एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, एब्जॉर्प्शन मतलब ए, दिस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट टू द, कैसे इसको रिडिफाइन करेंगे, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन मतलब क्वांटिटी ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड मतलब क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन का, राइट, ओके, तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो मेरे पास बेटा जितना एनर्जी आया था उसी को एब्जॉर्ब किया, उसी को रिफ्लेक्ट किया, उसी को ट्रांसमिट कर दिया। अगर मैं सबको Q से डिवाइड कर दूं, देखो यही था क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, सो वी हैव Q A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू, और ये रेशियो किसी भी रेडिएशन के अंदर हमेशा 1 होता है, एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ओके। नाउ नेक्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ एमिसिव पावर, एमिसिव, ओके। सो इमिसिव पावर, ओके, आपके टेक्स्ट बुक में इसको आर से भी लिखा हुआ है बट आई एम कंफर्टेबल विद ई। सो इमिसिव पावर इज क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड और एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, Q by AT, Q by AT. So that is called as the quantity of a heat radiated per unit area per unit time. तो क्वांटिटी ऑफ हीट को अगर हम लोग बात करेंगे जूल में मेजर होता है, मीटर स्क्वायर में और ये सेकंड में, तो ये जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपका यूनिट है एमिसिव पावर का। अगर हम लोग बात करेंगे तो कोई बॉडी कितना रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है वो उस बॉडी की बनावट पर निर्भर करता है, राइट। तो समझ लो आपने एक ऐसा बॉडी बनाया है, ठीक है, जो कि एक हॉलो मेटालिक स्फीयर है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हॉलो मेटालिक स्फीयर है, 3D है। थोड़ा सा इसका कलर व्हाइट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, ये 3 डायमेंशनल है। अब यहां पर हम लोग एक छोटा सा होल बना देते हैं, ओके, देखना ध्यान से।
यहां पर ये सेंटर पोजीशन है, यहां पर हम लोग एक बना देते हैं होल। तो ये होल बन गया है और ये होल को हम लोग बोर होल बोलेंगे। क्यों बोर होल बोलेंगे? क्योंकि सबसे पतला होता है, फाइन होल। और यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज एग्जैक्टली जो यहां से लाइट इन होगा, क्या यानी कि रेडिएशन इन होगा। रेडिएशन को बोलेंगे बेटा अंदर जाओ। जब रेडिएशन इधर आएगा तो यहां पर एक हम लोग ने प्रिज्मिक अरेंजमेंट बनाया हुआ है, जिसको हम लोग कोनिकल प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं। एक डायमंड जैसा रहता है। सो पुराने जमाने में आप लोग ने देखा होगा कोनिकल प्रोजेक्शन का राजा महाराजा लोग यूज किया करते थे जब लाइट नहीं हुआ करता था। एक लाइट जब पड़ेगी इसके ऊपर तो ये चारों डायमेंशनल में इसको ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसके लिए इसको बोला जाता है कोनिकल प्रोजेक्शन। क्या है? अब जैसे ही लाइट अंदर जाएगी तो ये लाइट गई यहां पर, ये लाइट है। ओके, अब लाइट क्या होने वाली है, यहां से एब्जॉर्ब होगी और रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो वो लाइट पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाए उसके लिए ये जो लाइनिंग्स होते हैं उसको एक काले कलर के मटेरियल से कोट किया जाता है, जिसके पास टेंडेंसी होता है टू कंज्यूम ऑलमोस्ट 98% ऑफ द हीट रेडिएशन। ये है लैंप ब्लैक नाम का मटेरियल, लैंप ब्लैक, which has a tendency to consume almost 98% of heat radiation which is going to be incident on the same। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ही लाइट यहां पर आ गई वो लाइट यहां से पहले तो यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई। तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। क्या होगा? फिर होगा रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ पे हीट हो गई ट्रांसमिट। ओके, फिर से यही सेम प्रोसीजर स्टार्ट। तो ये चलता रहेगा कब तक, जितना इंसिडेंट वैल्यू आता रहेगा रेडिएशन का तब तक ये प्रोसीजर फॉलो होते रहेगा। एंड फाइनली ओके, दिस विल कंज्यूम ऑलमोस्ट 98% ऑफ द हीट रेडिएशन विच इज इंसिडेंट। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाया हम लोगों ने, कोनिकल प्रोजेक्शन बनाया है बेटा हम लोगों ने। और ये बॉडी को कंस्ट्रक्ट किया था फेरी नाम के साइंटिस्ट ने। इसके लिए इसको बोला जाता है फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्यों परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोला जाता है बेटा? क्योंकि सबसे पहले तो ये काले कलर का बनता है। दूसरा, ब्लैक कलर इज अ हीट लविंग कलर, वो गर्मी और हीट को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसके लिए काले कलर के कपड़ों में ज्यादा गर्मियां होती है, पसीने भी छूटना शुरू होंगे तो बालों में से निकलता है सबसे पहले। क्यों? ब्लैक कलर। समझ आ रहा है? तो ये फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। तो याद रख लो, एक ऑर्डिनरी बॉडी में और एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी में इतना डिफरेंस है ओके, कि एक ऑर्डिनरी बॉडी अपने कैपेसिटी के हिसाब से कंज्यूम करेगा और एक ब्लैक बॉडी अपने कैपेसिटी का 98% कंज्यूम कर लेगा। मतलब टेक्निकली अगर कोई एक ऐसा स्फेरिकल बॉडी बना पाएगा कि जो सूरज जितना बड़ा होगा तो सूरज के 98% रेडिएशन को क्या कर लेगा, वो एब्सॉर्ब कर लेगा। बट ऐसा अभी तक कोई मेटल एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में। करेक्ट? नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अ वेट डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसके बाद हमारे पास आता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ ये बताता है wavelength for which okay the radiation for perfectly black body's maximum is inversely proportional to its absolute temperature। okay, is inversely proportional to its absolute temperature। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा P by T, जिसमें इस V को बोलेंगे वेन्स कांस्टेंट।
वेरी गुड। और वैल्यू होता है बी का कितना होता है 2.87 इंटू 10⁻⁻3। फिर आगे वो भगवान जाने कितना होता है वैल्यू मीटर केल्विन। वेवलेंथ होता है बेटा वेवलेंथ। तो वेवलेंथ किसमें मेजर होगा सिंपल वेवलेंथ मीटर में सेंटीमीटर में किलोमीटर में एंगस्ट्रॉम में। तो अगर वेवलेंथ मीटर में होगा तो मीटर में और टेम्परेचर डिग्री में होगा तो डिग्री में अदरवाइज केल्विन में होगा। तो ये मीटर केल्विन भी हो सकता है एंगस्ट्रॉम केल्विन भी हो सकता है मीटर सेल्सियस भी हो सकता है एंगस्ट्रॉम सेल्सियस भी हो सकता है। सो दिस इज वेट डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है क्या है ये डिस्प्लेसमेंट लॉ। चलो नेक्स्ट हमारे पास है यहां पर समझो हमने एक बॉडी को ले लिया ठीक है दो बॉडी को लटका देते हैं टू बी हैंग टिल डेथ। चलो इनको लटका देते हैं पहले चलो Yes. तो ये बेटा ये ब्लैक बॉडी है जैसे दिख रहा होगा आपको और ये आपका ऑर्डिनरी बॉडी है। करेक्ट। सो यहां पर आप देखेंगे तो एक ब्लैक बॉडी है और एक ऑर्डिनरी बॉडी है। अब मान लो कि ये दोनों बॉडी को हम लोग ने एक इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर फिक्स कर दिया। ठीक है ओके और सबको हम लोगों ने एक जैसा ही हिट दिया। करेक्ट। आप टेक्निकली समझ रहे हो ना हीट हम लोगों ने एक पहले बंद कर दिया मतलब एक बंद एक रूम है जिसमें हम लोग ने दो बॉडी रखा है एक ब्लैक बॉडी है एक ऑर्डिनरी बॉडी है और हीट दे दिया। तो ये एब्जॉर्ब भी कर रहा है इमिट भी कर रहा है ये एब्जॉर्ब भी कर रहा है ये आप देखोगे तो ये एब्जॉर्प्शन है ये इमिशन है ये एब्जॉर्प्शन है ये इमिशन है। ओके तो ये एक्सपेरिमेंट को किया था किरचॉफ्स ने इसके लिए इसको बोला जाता है किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। चल पढ़ा किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। ओके तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन क्या बताता है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन होता है दैट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। यही है किरचॉफ्स लॉ। ओके तो किरचॉफ्स लॉ ने बताया कि एब्जॉर्प्शन मतलब ए और ई दोनों कैसा होता है इक्वल किसी भी बॉडी में चाहे तो वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो या फिर वो ऑर्डिनरी बॉडी हो दोनों के लिए वैल्यू कितना रहता है सेम रहता है। चल क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय A is equal to quantity of heat emitted by A। बॉडी जितना एब्जॉर्ब करेगी उतना ही वो क्या करेगी एमिट करेगी। अब एब्जॉर्ब करने के लिए उसके पास कुछ रेस्ट्रिक्शन है बेचारे के पास क्योंकि वो ऑर्डिनरी बॉडी है। ऑर्डिनरी बॉडी अगर ये ए है और ये ठीक है तो ये हो गया कितना एमिट करेगी जितना उसके पास क्षमता है वो पूरा मतलब जितना एब्जॉर्ब किया है पूरा का पूरा वो क्या करने वाला है वो बॉडी एमिट कर देगी। अच्छा सेम अगर बात करेंगे हम लोग क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय
B is equal to quantity of heat emitted by B। तो हमारे पास जो B है आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर यहाँ पर वो ब्लैक बॉडी है। ओके, और ब्लैक बॉडी अपने ऊपर जितना भी इंसिडेंट होता है उसका पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है 98%, और उतना ही वो क्या कर देती है, एमिट कर देती है। क्या कर देती है, एमिट। तो थोड़ा सा स्पॉट टेक्निकल, सॉरी, कन्वर्ट हो रहा है। चलो, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। सो ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू ई अपॉन ई बी। क्यू क्यू उड़ गया, ओके। बट according to the definition of radiation, okay, coefficient, okay, sorry, the emissive power of ordinary black body to the emissive power of perfectly black body is called as emissivity। क्या बोलते हैं, emissivity। ओके, तो E अपॉन EB दैट इज इक्वल टू E, यानी कि ये वैल्यू इसमें रख देंगे तो A इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। सो दिस इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। एक और लॉ भी बना जिनको स्टीफन ने किया, इसके लिए इसको स्टीफन और बोल्ट्जमैन लॉ भी बोला जाता है, स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन लॉ। वो क्या बताते हैं कि क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा अगर टेक्निकली बोलोगे तो नथिंग बट तो ई तो है बेटा, इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि ई इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4, जिसमें सिग्मा को बोला जाएगा स्टीफेंस कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, स्टीफेंस कांस्टेंट, और ये वैल्यू होता है सिग्मा का 5. जल्दी माइनस, अच्छा एनर्जी जूल में, और ये नीचे जाएगा तो केल्विन पावर -4 ओके। तो ये वैल्यू हमारे पास स्टीफन्स का वैल्यू मिलने वाला है, दैट इज इक्वल्स टू 5.67 ओके इंटू 10⁻⁸। ये किसमें होने वाला है, जूल। ओके, किसमें मिलेगा, जूल पर, ये एनर्जी है तो हम लोगों ने एनर्जी को जूल में लिया, लेकिन Q अपॉन AT है तो एरिया किसमें होगा, ओके तो इसको रिडिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, ओके ओके, डिवाइडेड बाय केल्विन रेज़ टू 4। तो आप किसी किसी जगह पे इसको ऐसा भी देख पाएंगे, जूल मीटर पावर 2 S-1। So this is the value of Stephen's constant। क्या वैल्यू है, स्टीफेंस कांस्टेंट। तो टेक्निकली अगर हम लोग बात करेंगे सो Q अपॉन AT इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4। सो अगर हम लोग बात करेंगे कि भाई कितना एनर्जी हुआ, सो दैट इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4। ओके, जब आपके पास सिर्फ एब्सोल्यूट, जब आपके पास सिर्फ एक ही टेम्परेचर अवेलेबल है, अगर आपके पास रूम टेम्परेचर भी अवेलेबल है, if room temperature is available, right? Yeah. तो ये वैल्यू हो जाएगा Q is equal to sigma AT T raised to 4 minus T0 raised to 4। तो ये वैल्यू ऐसा होने वाला है। अगर आप चाहो कि भाई रेट ऑफ लॉस ढूंढना है, क्या ढूंढना है, तो Q by T, और इसको dQ by dt भी बोलते हैं।
सिग्मा ए T⁴ minus T⁴4. So this is your Stephen's law of heat radiation. तो रेडिएशन में बेसिकली आपको 3 लॉ है, एक तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है, किरचॉफ्स लॉ है एंड स्टीफेंस लॉ है। कंस्ट्रक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है वो है फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी। डेफिनेशन में आपको पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ या फिर एमिसिविटी, क्या पूछेगा एमिसिविटी या एब्जॉर्प्टिव पावर या इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। सो ये सब चीजें आप लोगों को है रेडिएशन